कुछ महीनों पहले दो राज्य हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शंस हुए थे। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी और गुजरात के इलेक्शन में बीजेपी जीती थी। मेरे ख्याल से इतना सबको पता ही होगा, मगर उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 43% वोट मिले हैं, पर उसके बावजूद कांग्रेस 40 सीट्स जीती है और बीजेपी सिर्फ 25 सीट्स जीती है 68 सीट्स में से, जिसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कांग्रेस ने 59% सीटें जीती हैं और बीजेपी ने 37%। और गुजरात इलेक्शंस तो एकदम से हटके हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 52.5% वोट्स मिले हैं। उसके बावजूद बीजेपी 156 सीट्स जीती हैं 182 सीट्स में से, जो कि 85% है, जिसका मतलब ये है कि गुजरात विधानसभा में इस बार हेड ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी 3/4 सीट्स मिल चुकी हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्या हमारी ईवीएम में कुछ खराबी आ गई थी, या फिर उसको हैक कर लिया था, या फिर चोरी हो गए थे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मगर इसका आंसर बहुत ही आसान और लंबा है। हमारी ईवीएम में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ईवीएम जैसे डिवाइस को हैक करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना सूरज का पश्चिम से उगना। और मज़े की बात बताऊं, ये ईवीएम का इजाद इलेक्शन को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए ही हुआ था, क्योंकि बैलेट पेपर कितना सिक्योर था ये तो आपको लालू जी अच्छे से समझा सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वेल, प्रॉब्लम हमारे इलेक्शन सिस्टम में है, या फिर कैसे हम अपने नेताओं को चुनते हैं। अब हमारे टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा वोट पा लेता है तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर सीट से जीत जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो कैंडिडेट्स हैं, मिसेस शेरनी और मिस्टर उल्लू, और इस सीट की आबादी सिर्फ 10 है, जिसमें 4 शेर हैं, 3 उल्लू हैं और 3 कछुए हैं। वोटिंग डे पे जितने भी सारे शेर थे उन्होंने मिसेस शेरनी को वोट दिया ऑब्वियसली, और जितने भी सारे उल्लू थे उन्होंने मिस्टर उल्लू को वोट दिया। बचा कछुआ, जिनका वोट डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। और कछुए क्योंकि शेरनी से ज़्यादा डरते हैं, इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिस्टर उल्लू को चुनेंगे, जिसके तहत मिस्टर उल्लू जीत जाते हैं, बिकॉज मिस्टर उल्लू को मिले हैं 6 वोट और मिसेस शेरनी को मिले हैं 4 वोट। अब आपने नोटिस किया हो या नहीं, मगर इस इलेक्शन में 4 वोट या फिर 40% वोट वेस्ट हो गए, क्योंकि इनके वोट करने के बावजूद इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्लस अब मिस्टर उल्लू का पूरा फोकस उल्लू और कछुए के प्रगति पे ही लग जाएगा। किस लिए? बिकॉज अगर मिस्टर उल्लू को नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतना है तो उन्हें इन दोनों गुटों का वोट तो चाहिए। इसके वजह से मिस्टर उल्लू का सारा ध्यान उल्लू और कछुओं पे चला गया, शेरों पे तो बिल्कुल भी नहीं गया, जिसके वजह से आने वाले सालों में इस पर्टिकुलर सीट में रेडिकलिज्म बढ़ने लगता है शेरों के बीच में, और डिवीजन, पोलराइजेशन अपनी सीमा बांध के बाहर निकल जाता है, और फिर रिजल्ट होता है राइट्स, करप्शन और न जाने क्या क्या। पर अब मान लेते हैं कि इस सीट में 2 कैंडिडेट्स नहीं 5 कैंडिडेट्स हैं, मिस्टर उल्लू, मिसेस शेरनी, मिस्टर कछुआ, मिस्टर गधा, मिसेस बाज। और अब इसी सेम सीट की आबादी तो सेम है, मगर डेमोग्राफी अब बदल चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर 4 शेर, 2 उल्लू, 2 कछुए, 1 गधा, 1 बाज रहता है। और जब वोटिंग के लिए दिन आता है तो ऑब्वियसली मिसेस शेरनी जीत जाती है, बिकॉज मिसेस शेरनी को मिले हैं 4 वोट, मिस्टर उल्लू को मिले हैं 2, मिस्टर कछुए को मिले हैं 2, मिस्टर गधे को मिले हैं 1 और मिसेस बाज को मिला है सिर्फ 1 वोट। और अगर आपने फिर से यहाँ पर नोटिस किया हो तो यहाँ पर 60% ऑफ द वोट्स वेस्ट हो गए हैं, जिसके वजह से अब इस सीट में रेडिकलिज्म एंड पोलराइजेशन होना और भी ज़्यादा संभव हो जाता है, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। प्लस हम अगर एक सीट को नहीं बल्कि पूरे राज्य को ले लें तो इलेक्शन रिजल्ट और भी ज़्यादा वियर्ड लगने लगता है, क्योंकि अधिकतर इलेक्शंस में आप कौन सा रीजन जीते हो उससे डिसाइड होता है कि आप इलेक्शन जीतोगे या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा को ही। यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, जिनके नाम हैं हरित प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। अब इन रीजन्स के सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसे हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अवध से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं 146। वो अलग बात है कि 12 में से 4 मुख्यमंत्री हरित प्रदेश ने ही प्रोवाइड किए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी और रीजन से। पर यहाँ पर बात अवध, हरिद या पूर्वांचल की नहीं हो रही है, बल्कि होनी चाहिए बुंदेलखंड की, क्योंकि ये क्षेत्र सिर्फ 19 सीटें ही प्रोवाइड करता है पूरे यूपी विधानसभा में।
जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र का विकास उस दर पर नहीं हुआ है। मैं बस एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के अंडर डेवलपमेंट का कारण सिर्फ और सिर्फ अंडर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बल्कि और भी सारे फैक्टर्स हैं। मगर जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इंडिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा। करप्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिया के टियर 1 सिटी से लेकर के गांव कस्बों तक आपको मिल जाएगा। और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड से यूनिक नहीं है। इसके लिए अंडर रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों बुंदेलखंड जैसा रीजन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। इसलिए बुंदेलखंड से सबसे ज़्यादा मांग निकली है अलग राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी और रीजन से, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक तरीके से इनेबल कर पाता है। क्योंकि इस सिस्टम के तहत आपको मेजॉरिटी नहीं चाहिए, प्लुरैलिटी चाहिए। और अगर हम इसको नेशनल लेवल पे लेकर जाएं तो हमें शायद से समझ में आता है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन का अभी तक उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर किस लिए अब भी इंडिया में हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं, इसका डिबेट आज भी चल रहा है। और ना जाने ऐसे कितने सारे डिबेट्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की मदद से ही हो पा रहा है। बिकॉज रिमेंबर, आपको मेजॉरिटी नहीं चाहिए, प्लुरैलिटी चाहिए। और फिर ये भी साफ हो जाता है कि हमारे देश में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, फ्रीबीज, माइग्रेंट्स को लेकर राजनीति क्यों होती है। नहीं तो फिर 2021 वेस्ट बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 44% वोट के सहारे 73% सीट नहीं मिलती। 2022 पंजाब विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 42% वोट के सहारे 79% सीट नहीं मिलती। और 2017 यूपी विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 39% वोट के सहारे 77% सीट नहीं मिलती। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमें शोकेस करते हैं कि कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की मदद से आप कम से कम परसेंटेज ऑफ वोट से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स जीत सकते हो, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो फिर हम इस इलेक्शन सिस्टम को यूज़ ही क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन दो सबसे फेवरिंग फैक्टर्स इसके लिए दिया जाता है वो ये है कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए इलेक्शन कराना थोड़ा आसान है और एक बार में ही निपटाया जा सकता है। उसके ऊपर से लोगों के लिए इस इलेक्शन सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये तो स्पेशली ट्रू था जब हमने इंडिपेंडेंस पाया था, क्योंकि तब हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 12% थी। पर अभी के टाइम का तो लिटरेसी रेट 74% है। तो फिर हम अब क्यों नहीं अपना इलेक्शन सिस्टम चेंज कर सकते हैं? वेल, हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम रैंक बेस्ड वोटिंग सिस्टम या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक अपनी जनता को एजुकेट ही नहीं किया है इन वोटिंग सिस्टम्स को लेकर के। और हम चाहें तो ऐसे और भी टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्रेंच इलेक्शन सिस्टम जो 2 राउंड्स में किया जाता है अपने प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब हमने अपने 2014 लोकसभा इलेक्शन करवाए थे तो उस इलेक्शन को करवाने की स्पेंडिंग 3,870 करोड़ रुपीस हुआ था। उतने पैसों में INS कोलकाता बनी थी। तो ये सिस्टम हमारी गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसिव बन सकता है। तो फिर हम जर्मन इलेक्शन सिस्टम क्यों ना यूज़ कर लें, जिसके तहत आप एक बार में ही कौन से कैंडिडेट आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से चूज़ करना चाहते हो वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप नेशनल लेवल पे किस पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो भी चूज़ कर सकते हो। और इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। मगर परेशानी इस इलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 552 सीट्स रखने की अनुमति दी गई है लोकसभा में, जो कि आगे चलकर बढ़ेगी ज़रूर। मगर इस इलेक्शन सिस्टम के थ्रू हमें अपने लोकसभा में जितनी भी सीट्स क्यों ना हो उसमें 100 to 200 एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो अभी ये भी पॉसिबल नहीं है। और उसके ऊपर से हमारे MLAs एंड MPs इस वोटिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए अग्री ही क्यों करेंगे? आखिर में वो जितने भी सारे MPs MLAs हैं वो इसी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही विधानसभा या फिर लोकसभा में गए हैं। एंड आफ्टर ऑल, मैं अपने सोने देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा? लेकिन उम्मीद ना छोड़ें, अगर हम अपने हर एक MLA और MP को प्रेशर करेंगे कि आप चेंज करें हमारा सिस्टम, तो आज नहीं तो कल ये सिस्टम चेंज ज़रूर हो जाएगा। मगर जब तक ये सिस्टम चेंज ना हो तब तक लोग EVM पे सवाल उठाते रहेंगे और आप ऐसे इलेक्शन रिजल्ट्स देखते रहोगे। इसी के साथ हम वीडियो के एंडिंग पे पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है, हमें ये सिस्टम रखना चाहिए या फिर चेंज कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा।